हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें या इंडियन नर्सिंग काउंसिल की बात करें। जो सिलेबस है उसको हम डिस्कशन करना चाहते हैं आपके सामने, कौन कौन से टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसको अगर आप पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ लिए हैं तो एक बार इसको आप ज़रूर देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम फर्स्ट एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए 38 नंबर कंटेंट करेगा, सेक्शन बी 37 नंबर कंटेंट करेगा। दोनों में एमसीक्यू क्वेश्चंस 5-6 इक्वल एमसीक्यू क्वेश्चंस दोनों में आएंगे। दोनों पेपर को मिला के पास होना, यानी कि आपको दोनों पेपर कंबाइंड मिला के 38 नंबर लाने हैं, 38 नंबर। तो आशा करते हैं सभी स्टूडेंट के नंबर आ जाएंगे, बस आप पेपर में लिख कर आइए, क्योंकि दोनों पेपर मिला के पास होना है। दोनों क्वेश्चन पेपर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों को मिलाकर, दोनों को ऐड करके आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 38 नंबर होने चाहिए। मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में एनाटॉमी में 38 है, तो 38 में से आपको 17 चाहिए, 18 चाहिए, 19 चाहिए, तो आपको जो है 50 नंबर आ रहे हैं। तो हालांकि अगर देखा जाए तो आप फेल हैं एनाटॉमी में, लेकिन वहीं आपकी फिजियोलॉजी में चले आ रहे हैं 30 नंबर, तो दोनों मिला के आप पास हो गए। तो दोनों मिलाकर पास होना है, और दोनों मिला के पास होना भी है। इसके बाद आपको ग्रेस भी सर्टेन नंबर तक मिलता है, मैक्सिमम 5 नंबर तक ग्रेस दिया जाता है, तो ग्रेस भी आपको मिलता है। तो दोनों मिलाकर आपको जो है पास होना, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस से जो इम्पोर्टेंट्स हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबी बन सकती है, आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड टर्म्स विथ ह्यूमन बॉडी, टर्म वगैरह कहीं नहीं पूछता है, बस यहाँ पे दिया हुआ है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। हालांकि बाद में इम्पॉर्टेंट पड़ सकता है, लेकिन बाद में भी कहीं इम्पॉर्टेंट नहीं पड़ेगा। नर्सिंग के लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये दे दिया टर्म। प्लांटर फ्लेक्जन, डॉर्सल फ्लेक्जन कोई इम्पॉर्टेंट नहीं। हालांकि ये सब चीज़ें जो है आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती है। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट से होते हैं, एमबीबीएस से होते हैं या फिजियोथेरेपी से होते हैं, आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती है, लेकिन नर्सिंग कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन। सेल स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, सेल डिवीजन एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस थोड़ा सा कर लेंगे। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनका अच्छे से कवर हो जाएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में आप फिगर बनाएंगे ही और दोनों को अच्छे से लिखेंगे। अगर फंक्शन मान लीजिए लीवर का फंक्शन पूछ लिया है, तो सिर्फ लीवर का फंक्शन नहीं लिखेंगे, सब चीज़ हम क्लियर कर दे रहे हैं। लीवर का फंक्शन नहीं लिखेंगे, वहाँ लीवर के बारे में लिखेंगे, लीवर का फंक्शन लिखेंगे और प्लस लीवर का डायग्राम भी बनाएंगे, तभी आपको नंबर पूर्णता मिलेगा। अन्यथा जो है आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। पूरा का मतलब है 5 में से आपको 4 नंबर, 3.5 नंबर भी नहीं मिलेगा, 2 नंबर 1 नंबर मिलेगा। इसलिए जो है अगर क्वेश्चंस आ रहा है, मान लीजिए अगर क्वेश्चंस 10 नंबर में आ रहा है, मान लीजिए लीवर का 10 नंबर में आ जा रहा है फंक्शन, तो कम से कम आप जो है लीवर के 12 से 15 फंक्शन लिखिए, उसके डायग्राम बनाइए और डायग्राम के साथ साथ उसका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा लीवर का लिखिए। अगर यही चीज़ एनाटॉमी में आ रही है तो एनाटॉमी में आप जो है उसकी एनाटॉमी भी लिखिए। लीवर में जो हेपेटिक सप्लाई कर रही है उसको भी वहाँ पे आप आर्टरी लीवर की लिखिए। लीवर की अलग से अपनी वेन होती है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे। टिश्यू डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में आप देख लेंगे, टिश्यू पूछता भी है, एपिथेलियल वगैरह टिश्यू जो अलग अलग हैं ये पूछता है। इसके बाद मेम्ब्रेन, ग्लैंड, सर्कुलेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफाइन मेजर सरफेस बोनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाईलाइन एंड फाइब्रोकार्टिलेज ये नहीं पूछता, कार्टिलेज पूछता है, कार्टिलेज पूछ सकता है बस, और इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे फीचर्स ऑफ स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल, तो यहाँ पे फीचर पूछ लेता है, जो है डिफरेंस पूछ लेता है, फीचर्स वगैरह नहीं पूछता, इसके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। तो स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक मसल आप बनाएंगे, इसका फिगर भी बना देंगे। और स्केलेटल मसल कहाँ पाई जाती है, स्मूथ मसल कहाँ पाई जाती है, कार्डियक मसल तो सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है। तो उसका आप जो है एक
रफली डायग्राम अगर आप प्रिपरेशन वगैरह किए होंगे तो वहाँ बताया भी जाता है, तो फिर भी आप बना देंगे, पढ़े ही होंगे, इतना इंटर वगैरह में चीज़ें हैं। आप मेन फोकस अपने एनसीईआरटी पे करेंगे, जो आप पढ़े हुए हैं पहले से, जहाँ से इंटर करके आए हैं। तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पर अच्छा खासा आप फोकस करेंगे। एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से आप देखें कि स्केलेटल मसल वगैरह ये आ सकता है, इसके बाद कार्टिलेज आ सकता है। मेम्ब्रेन ग्लैंड क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, तो ग्लैंड में तो बस आपको वही पिट्यूटरी ग्लैंड मेन देखना, बस थायराइड और मेल फीमेल का देख लेना, वहाँ से आ सकता है जो है फिगर वगैरह बना देना मेल फीमेल का। और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, फिर टिश्यू। फिर हम रिस्पायरेशन में आते हैं, तो रिस्पायरेशन में मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन पूछ लेता है, और फिर वहाँ पे रेजिडुअल वैल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम है, ये चीज़ें पूछ लेता है। और रिस्पायरेशन में कुछ नहीं पूछता, तो वहाँ मसल वगैरह का अपने आप आ जाएगा, मसला फिर रिस्पायरेशन ये सब नहीं पूछता है। और कुछ नहीं पूछता रिस्पायरेशन में, रिस्पायरेशन बस इतना पूछता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आते हैं, तो आप पूरा डाइजेशन का वो डायग्राम देख लेंगे, माउस से लेके पूरा एनस तक। तो ये डायग्राम आप देख लेंगे तो वहाँ से आप क्लियर हो जाएगी, ये चीज़ें पूछता है। एलिमेंट्री करना, एसेसरी डाइजेस्टिव वही है, देखें। एप्लीकेशन एंड इम्प्लांटेशन इन नर्सिंग नहीं पूछता है। फिर सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम आते हैं। सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एंड ब्लड सप्लाई, ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड वेसल, आर्टरी एंड वेनस सिस्टम बिल्कुल नहीं पूछता। पोजीशन ऑफ हार्ट रिलेटिव इन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, हार्ट पूछ लेता है। तो हार्ट अगर पूछ रहा है तो हार्ट के बारे में आप एनाटॉमी में लिखेंगे, कौन सी नर्व वगैरह हार्ट को सप्लाई करती है और हार्ट के कौन से आर्टरी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स है ऑफ हार्ट, हार्ट वाल्स, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी बड़ी होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे जो है। नर्व एंड ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन एक ही में आ जाएगा, हार्ट का आ जाएगा, तो आप यहाँ से नर्व सप्लाई वगैरह लिख देंगे जो है। लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू भी पूछ लेता है। वेन यूज इन आईवी इंजेक्शन एप्लीकेशन, ये कुछ नहीं पूछता है। इंडोक्राइन, अब इंडोक्राइन में यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, इसके बाद थाइमस है, पेनक्रियाज है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सेंसरी आर्गन में तो सेंसरी आर्गन आप पढ़े होंगे, स्किन, आई, ईयर, नोज। टंग बिल्कुल नहीं पूछेगा, नोज भी नहीं पूछेगा। ईयर और आई और स्किन, स्किन का आप डायग्राम देख लेंगे, स्किन की लेयर आप देख लेंगे, बस और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अब आते हैं मस्कुलो स्केलेटन में। मस्कुलो स्केलेटन जो है और स्केलेटल सिस्टम, बोन, बोन तो भाई इंपॉर्टेंट है, बोन के टाइप देख लेंगे, और बोन में बोन का क्लासिफिकेशन आप देख लेंगे, 3-4 बोन का नाम याद कर लेंगे, पहले से आपको पता ही होगा, तो ये चीज़ आप देख लेंगे, उसका डायग्राम बना देंगे अगर बोन का आएगा, और बोन का आप टाइप लिख देंगे और जॉइंट का टाइप लिख देंगे। और कभी काल में मान लीजिए अगर पूछ लिए एनाटॉमी में कार्पल, कार्पल बोन का नाम पूछ लिया, तो कार्पल बोन का नाम का हम आपको ट्रिक बता दें, तो ट्रिक ये है, सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, तो ये ट्रिक है, इसको हम लिखकर टेलीग्राम पर आपको भेज देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं जो है इसका यस से क्या मतलब है, सी लुक्स, एल से क्या मतलब है, ये पूरा एक ट्रिक है, इसको लिख के भेज देंगे तो वहाँ से आप देख लीजिए। फिर बोन टाइप, स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड ऑसिफिकेशन, ठीक है। एक्सिला ये नहीं पूछता है, जॉइंट पूछ लेता है, तो जॉइंट का तो हमने बताया ही है। यहाँ से बस आपको बोन और जॉइंट याद रखना, बस और कुछ नहीं याद रखना। फिर मस्कुलर सिस्टम आते हैं, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल, मसल का पूछता है, मसल का टाइप और उसके स्ट्रक्चर ऑफ मसल, जो आप एक्टिन मायोसिन पढ़े होंगे, ये फिलामेंट थ्योरी जो है इसको आप देख लीजिएगा। मसल ग्रुप, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमिनल, पेल्विक, कुछ नहीं पूछता है, वहाँ की मसल वगैरह नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप जो है काफ मसल देख लीजिए, और फिर डेल्टॉइड देख लीजिए, और फिर आप जो है थाई की मसल देख लीजिए। वैसे पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछा है और ना कभी भविष्य में पूछ सकता है, बहुत टफ पेपर बनेगा, तो ये सब सारी चीज़ें मसल ये पूछेगा, नर्व सप्लाई वगैरह डिटेल में पूछ लेगा, नहीं ये सब नहीं पूछता। रीनल सिस्टम हम देखें तो
रीनल सिस्टम में किडनी, यूट्रस, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो मेनली आप किडनी फोकस करेंगे, बाकी यूरेटर्स, ब्लैडर इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। किडनी पढ़ लेंगे, सही है। ये सब सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर, ये आप NCERT से ही पढ़ेंगे तो बेहतर है। NCERT में अच्छे से दिया भी है, वहाँ से पढ़ लेंगे, फिगर वगैरह सब वहीं से मिल जाएगा। नर्वस सिस्टम में आते हैं। नर्वस सिस्टम में 2021 में न्यूरॉन पूछ लिया था, तो न्यूरॉन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ANS और PNS के बीच में डिफरेंस आप देख लेंगे। ANS PNS के बीच में आप डिफरेंस देख लेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। और ये देख लेंगे ब्रेन स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर, तो आपको पता ही होगा ब्रेन स्पाइनल कार्ड की स्ट्रक्चर जो है। और फिर यहाँ से और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी क्रेनियल नर्व का आप नाम याद कर लेंगे। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होती हैं, उसको याद कर लेंगे। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसका नाम याद रख लेंगे। ये दोनों चीज़ तो आप रखेंगे, याद ही रखेंगे। ये पहले से ही आशा करते हैं आपको याद होगा, क्योंकि ये इंटर की लेवल की चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे देखिए सिस्टम फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन एंड ड्रेनेज। वेंट्रिकल्स में सिर्फ फोर्थ वेंट्रिकल आता है। वेंट्रिकल्स में सारे वेंट्रिकल्स नहीं आते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल आता है। तो फोर्थ जो वेंट्रिकल है उसका आप डायग्राम बना देंगे, फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में लिख देंगे, बस और कुछ नहीं लिखेंगे। फिर अब हम आते हैं फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी में आते हैं। तो फिजियोलॉजी थोड़ा सा बड़ा है। जनरल फिजियोलॉजी बेसिक। जनरल फिजियोलॉजी में क्या है? जनरल फिजियोलॉजी में सेल फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल साइकिल, टिश्यू फॉर्मेशन, बॉडी फ्लूइड कंपोनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट मेजर, कुछ नहीं आने वाला यहाँ से। सेल साइकिल है, सेल साइकिल ऊपर भी आप देख लीजिए। रिस्पायरेशन में आते हैं। फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, फिजियोलॉजी एंड रिस्पायरेटरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी, इसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन एक है, उसको भी आप देख लेंगे। कैरी ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड एक्सचेंज गैसेज इन, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है ये जो है। हाइपॉक्सिया, साइनोसिस, डिस्निया, पीरियाडिक ब्रीथिंग, ये सब अगर पूछेगा तो 1 नंबर में MCQ वगैरह में दे सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल का। रिस्पायरेटरी चेंज ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। रिस्पायरेटरी चेंज ड्यूरिंग एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ से आप बस वही जो NCERT में है उसको आप देख लेंगे और बाकी कुछ इधर उधर से नहीं देखेंगे। यहाँ से डबल सर्कुलेशन बना, उसको देख लेंगे। डाइजेशन में अगर हम आते हैं, डाइजेशन फंक्शन ऑफ द ऑर्गन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। फिजियोलॉजी में ज़्यादातर फंक्शन पूछता है, फंक्शन करके क्वेश्चन दे देते हैं। तो फिजियोलॉजी में तो उसको आप देख लेंगे। हर एक ऑर्गन के जितने मेन हैं ऑर्गन, सबके फंक्शन आप देख लेंगे, सबके फंक्शन आप देख लेंगे। वो चीज़ आपको फिजियोलॉजी में काफ़ी आसानी हो जाएगी। फंक्शन ऑफ द ऑर्गन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सलाइवा, तो सलेवरी ग्लैंड्स हैं, तो सलेवरी ग्लैंड्स आप देख लेंगे। तीनों सलेवरी ग्लैंड्स जो हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअस, सबमैक्सिलरी, ये आप सलेवरी ग्लैंड देख लेंगे और इनके बारे में भी देख लेंगे। जो आप पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, वो चीज़ पूछता है। कंपोजिशन फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस से, मैकेनिज्म रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक कोई नहीं पूछता है जो है। कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस नहीं पूछता। फंक्शन ऑफ लीवर, ये इंपॉर्टेंट है। लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, इनके फंक्शन पूछ लेगा जो है, ज़्यादातर तो लीवर का ही पूछता है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो यहाँ पे मेनली कार्बोहाइड्रेट का ही पूछता है मेटाबॉलिज्म, फैट प्रोटीन का नहीं पूछता है। तो इसको आप देख सकते हैं जो है। और डाइजेशन इन माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शन ऑफ हार्ट, कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एनाटॉमी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से कर लेंगे फिजियोलॉजी तो एनाटॉमी कवर हो जाती है। ब्लड प्रेशर, पल्स के बीच में कभी डिफरेंस पूछ लेता है। सर्कुलेशन प्रिंसिपल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रेशर, कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी, सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट रेट रेगुलेशन, हार्ट रेट नॉर्मल वैल्यू एंड ये सब चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। एजिंग, चेंजिंग, ये नहीं पूछता है। एप्लीकेशन एंड नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछता है। कार्डियोवैस्कुलर, होम्योस्टैटिक एक्सरसाइज नहीं पूछता है। बस यहाँ तक ये आप देख लेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लड में अगर हम आते हैं तो
अलग से नहीं पूछता, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में अलग से नहीं पूछता है, तो अलग से पढ़ेंगे भी नहीं, पूछता नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा अलग से। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल देख लेंगे, और फिर यहाँ पे आप क्लॉटिंग फैक्टर के नाम ज़रूर आप याद कर लेंगे, और होम्योस्टैसिस क्या होती है इसको आप एक बार देख लेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो फंक्शन ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम्स, इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लड ग्रुप एंड टाइप्स, ब्लड ग्रुप तो इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप ब्लड ग्रुप देख लेंगे और ब्लड ग्रुप के टाइप वगैरह जो आप पढ़े हुए हैं उसको देख लेंगे। फिर क्लॉटिंग फैक्टर देख लेंगे, होम्योस्टैसिस देख लेंगे, 2 नंबर में पूछ लेता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल देख लेंगे, और कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं यहाँ पे। फिर हम आते हैं एंडोक्राइन पे। एंडोक्राइन में आप वही 2-3 ग्लैंड हैं जो इम्पॉर्टेंट उसको देख लेंगे, बाकी सब ग्लैंड को नहीं देखेंगे। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन के बारे में आप थोड़ा सा अलग पढ़ लेंगे। ग्रोथ हार्मोन पूछता है और कहीं पूछा भी है केजीएमयू के पेपर में, तो केजीएमयू का हमने पिछली साल का पेपर कराया, कहीं पूछा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को थोड़ा सा आप अलग से देख लेंगे। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो सेंसरी ऑर्गन में विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, फंक्शन ऑफ स्किन, एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, एजिंग चेंजेस, तो आप इसको देख लेंगे। फिर मायोपिया, हाइपर मायोपिया, मेट्रोपिया जो है इसको आप देख लेंगे, इसके बीच में देख लेंगे और फिगर वगैरह बना देंगे जो है कौन किस में कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, किस में कॉनकेव लेंस यूज होते हैं, इसको आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अगर हम बातें हैं तो बोन फंक्शन, मूवमेंट, बोन एक्सिला एपेंडिकुलर, स्केलेटल बोन हीलिंग नहीं आता जो है, थोड़ा सा आप हीलिंग देख लेंगे क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस वगैरह कर कभी पूछ लेता है, बाकी नहीं। जॉइंट एंड जॉइंट मूवमेंट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पूछता। टाइप्स ऑफ जॉइंट ज़रूर देख लेंगे जो है, टाइप्स ऑफ जॉइंट इसको आप ज़रूर पढ़ लेंगे। फिर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल, तो जब स्मूथ मसल वगैरह का आप वहाँ पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, तो ये सब चीज़ें एनाटॉमी में तो ये आराम से कवर कर लेंगे। रीनल सिस्टम अगर हम आते हैं तो यहाँ फंक्शन ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फंक्शन ऑफ यूरेटर, ठीक है, मैचुरेशन देख लेंगे यहाँ पे, और फंक्शन ऑफ किडनी देख लेंगे। फिर रेगुलेशन, फिर वो जो पूरा डायग्राम है, कहाँ सोडियम एब्जॉर्ब होता है, कहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है, कहाँ उसका रिटेंशन होता है, कहाँ असेंडिंग लूप ऑफ इनर, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनर, बाउमेंस कैप्सूल, ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। वासा रेक्टा कहाँ है, तो उस डायग्राम को बना भी देंगे अगर आता है किडनी तो, और किडनी का एक अलग से बना देंगे तो आराम से नंबर स्कोरिंग हो जाएगा। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल मैच्योरेशन साइकिल देख लेंगे, ब्रेस्ट का डायग्राम देख लेंगे, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ है ही नहीं। नर्वस सिस्टम में आते हैं तो नर्वस सिस्टम में आपको बस वही देखना है जो आपके ब्रेन के पार्ट्स हैं, वो हो सकता पूछ ले, बाकी फोर्थ वेंट्रिकल पूछ सकता है। नर्व का आप डायग्राम देख लेंगे, एएनएस पीएनएस के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, और न्यूरॉन का फंक्शन आप देख लेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। फिर क्रेनियल नर्व तो आप पहले से ही देख लिए हैं। फिर रिफ्लेक्सेस देख लेंगे। सीएसएफ फॉर्मेशन रेयर कंडीशन में पूछ सकता है, पूछने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सीएसएफ का एक बार देख लेंगे रैंडम में, सीएसएफ कितना पाया जाता है और कितना नॉर्मल होता है, सीएसएफ का सर्कुलेशन, ये सब आप जो है सीएसएफ अगर आप पढ़ेंगे, हल्का सा भी देख लेंगे सीएसएफ, तो आराम से आप कर लेंगे सीएसएफ के बारे में। बाकी ये है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के बारे में तो हमने डिटेल में आपको जो है कंटेंट दे दिया है टेलीग्राम पे, बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिया। अगर साइकोलॉजी, अगर आप उतनी साइकोलॉजी जितना हमने दिया हो क्वेश्चन बैंक है, उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आराम से स्कोर कर लेंगे, बहुत अच्छा है, कंसाइज है। सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी एक समाज से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो अगर आप उसको 3 से 4 दिन लगा के मन पढ़ लेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। सोशियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजी में थोड़ा सा आपको याद रखना ही पड़ेगा, जो उनकी थ्योरीज़ हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं, और उसको तो याद रखना ही पड़ेगा, और जो टाइप हैं। बाकी कुछ चैप्टर इजी हैं, लेकिन ज़्यादातर चैप्टर आपको याद करना पड़ेगा, और उसकी प्रैक्टिस डायग्राम की और फ्लो चार्ट की होनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी में चार्ट काफ़ी हैं,
जो कि चार्ट वे में अगर आप पेपर में प्रेजेंट करेंगे तो आराम से एग्ज़ामिनर भी नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चार्ट वे में प्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहें, बाकी जो है आपको एक वीडियो में और मिल जाएगा। वीडियो बनाना भी अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी वीडियो बन चुके हैं। हमने कम से कम 14 से 15 वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट में कर दिया है, वहाँ पे आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ कर दिए हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा देखे बिना जो टॉपिक्स हैं उसको आप टिक लगा लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको पहले देखना है। बाकी अगर हमारे पास समय बचता है तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे। और फोकस करिए एनसीईआरटी के जितने टॉपिक्स हैं उसको आप कवर कर लीजिए जो आप पहले से पढ़े हुए हैं। बाकी इधर उधर का उतना नर्सिंग पूछता नहीं, हमने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है। टफ ऑफ पेपर नहीं आता, पेपर बहुत सिंपल आता है, आराम से आप कर ले जाएंगे। बस लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रिपरेशन वगैरह स्टूडेंट किए होंगे उनकी लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है, उनकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस आ जाती है 4 ऑप्शन देखकर। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आप लिखने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, और आप इंटरनल दिए होंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो बस आपको पेपर में लिखना है, पेज को भरना है, और कम से कम 60% 65% आप आंसर को सही लिखें। 100% तो आंसर सही लिख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। 100% नहीं, कम से कम 65% आंसर सही लिखने का प्रयास करें, और बाकी 30% तो 40% तो आप कुछ भी लिख दीजिए। कुछ भी लिखने का मतलब है उससे रिलेटेड। ये नहीं है एनाटॉमी पूछ रहा है तो उसमें आप साइकोलॉजी लिख के चले जाइए। एनाटॉमी पूछ रहा है तो उसमें बहुत कर सकते हैं, आप फिजियोलॉजी लिख सकते हैं। तो फिजियोलॉजी लिख देंगे, डायग्राम बना देंगे, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे और आपके पास समय नहीं होगा, समय के अभाव में उसको करेंगे नहीं, तो वहाँ पे आपको 0 नंबर दिया जाएगा। इस कंडीशन में आप फेल हो सकते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को उचित समय के साथ अटेम्प्ट करेंगे, और आपके पास 1.5 घंटे का समय होगा एनाटॉमी और 1.5 घंटे का फिजियोलॉजी होगा। उसके बीच में आपको पेपर भी भरना पड़ेगा। वहाँ पे जो कॉपी होती है उसको स्टार्टिंग में फिल वगैरह करना पड़ता है, उसमें कम से कम 15 मिनट चला जाता है दोनों मिला के। उसको भी आपको मैनेज करना है, और इसलिए आपको राइटिंग थोड़ा बढ़ा के लिखनी पड़ेगी, फास्ट लिखनी पड़ेगी। वहाँ राइटिंग वगैरह नहीं बनाएंगे, राइटिंग बनाने के चक्कर में, ये सब करने के चक्कर में क्वेश्चन छूट जाए, इसको आप नहीं करेंगे। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा किसी विषय को लेकर तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।